सोसाइटी फॉर थिएटर एजुकेशन प्रोडक्शन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है जी। तो मैंने उसे एज एन आर्टिस्ट मेंबर उसको ज्वाइन किया और उसके बाद से लेकर लगातार हमने बहुत से नाटकों में काम किया। 2004 तक कई बड़े नाटकों में, कई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स करने के बाद, उसके बाद मेरे रंग यात्रा में थोड़ा सा विराम आया कुछ वर्षों का, क्योंकि मैं नौकरी के लिए दिल्ली आ गया। फिर 2004 से लेके और लगभग 14-15 तक मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा टीम के साथ अपनी जी। पर नाहन में रंगमंच भी थोड़ा सा कम हो गया था मेरे वहां से निकलने के बाद। तो 2015 में पारिवारिक स्थितियों के कारण फिर मैं वापस अपने शहर गया और उसके बाद मैंने दोबारा से उस अपने स्टेपको ग्रुप को दोबारा से रिवाइव करके और अपना रंगमंच की यात्रा दोबारा शुरू करी। उसके बाद एक वर्कशॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ करने के बाद दोबारा से अपने आर्टिस्टों को जोड़ा। वहां से बहुत सी प्रोडक्शन हम लोगों ने करी और लगातार अभी तक नाटक कर रहे हैं। और एक इस रंग यात्रा में एक चीज अलग रही कि क्योंकि अपने शहर में ये विधा थोड़ी सी महंगी है, इवन हर जगह ही महंगी है, पर हमने उन दिनों एक स्ट्रेटजी रही जो हमारी, वहाँ की यात्रा में हमने सारे बच्चों को शहर से बाहर जाकर अलग अलग स्टेट में प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू करवाया। उसका कारण ये था कि नाटक में खर्चा बहुत हो रहा था और उन दिनों रेलवे में रियायतें थी, तो प्रतियोगिताओं में जाकर हम वहाँ के बच्चों को परफॉर्म करवाते थे और वहाँ से हमारी टीम काफी प्राइज भी जीत के लाती थी। और एक बात मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो संस्था है वो हमारे जिला सिरमौर की एकमात्र संस्था है जो इस वक्त सक्रिय नाटक कर रही है। तो और कोई संस्था पूरे जिला में नहीं है जो नाटक से इस वक्त जुड़ी हुई है और मैं लगातार इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्टेपको का अध्यक्ष भी हूँ, निर्देशक भी हूँ वर्तमान में। जी। अच्छा सर, आपने जो हिंदी रंगमंच के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण काम किया है, जिन नाटकों का प्रदर्शन किया है, मंचन किया है और जिन नाटकों को लिखा है, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। जी, अभी हम लोगों ने क्या, अभी पिछले दिनों ही, पिछले महीने ही हमने कुछ बड़े नाटक किए हैं, जिसमें एक फेस्ट हमारा डाकघर है रविंद्रनाथ टैगोर का। सर नाटक का नाम क्या है सर? नाटक का रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाकघर। डाकघर, जी जी। और केपी सक्सेना जी का गज फुट इंच। गज फुट इंच। गज फुट इंच, जी सर। जी, ये एक हास्य नाटक है। उससे पहले हम लोगों ने सुगंधी रितेश मेहता जी का लिखा हुआ, जो कि विधवा आश्रम के ऊपर एक कहानी है, उसका मंचन हमने काफी किया है। फिर उससे पहले एक शाहिद नदीम जो कि पाकिस्तानी लेखक है, उनका नाटक है दुख दरिया जी। इसके हमने बहुत सारे शो करे हैं। और एक पहाड़ी फोक गाथा है, लोक कथा है सावी, जो कि चंबा पे कहानी है, उस पे हमने काफी नाटक करे हैं। फिर इस दौरान मैंने दिल्ली में भी कुछ काम किया, जिसमें मैंने लोहा कूट बलवंत गार्गी जी का बलवंत गार्गी जी का लिखा हुआ, और इसमें जयवंत दलवी जी का अरे शरीफ लोग जी, और सन 2025 पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ। इसके भी मैंने लगभग 10 से 12 मंचन प्रत्येक नाटक के करे हैं दिल्ली में रहते हुए भी। जी सर। तो ये है। और इसके विजयदान देखा कि एक कहानी है भूत दुविधा जिसे कहते हैं, उसका मंचन हुआ है। भूत, और हाँ दुविधा है, पर उसको भूत के नाम से, क्योंकि वो पूरी कहानी बड़ी है, जिसपे पहली फिल्म भी बनी है जी। तो उसका भी मंचन हमने किया है। फिर जो हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एक वर्कशॉप करी थी, उसमें इम्प्रोवाइज करके भागे अपना अपना नाम से एक नाटक बनाया था जी। तो ये कुछ एक नाटक है। उसके बाद जीएम जानी का एक नाटक है गोविंद, उसका भी हमने कुछ मंचन उसके भी करे हैं जी सर।
ये नाटक अभी रहे हैं। और उससे पहले जब प्रारंभिक समय में हिंसा परमो धर्म, काल चक्र, आला अफसर और रंजीत कपूर जी का चांदी का जूता, ये नाटक भी हमने मंचित किए हैं। जी सर। अच्छा सर, इसके अलावा ये बताइए सर, वहाँ हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि जिला में सिर्फ एक ही संस्था है। क्या नाम है सर? स्टेपको, इस जिससे मैं जुड़ा हूँ, स्टेपको, STEPCO। STEPCO, जी सर। हाँ, स्टेपको, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर थिएटर एजुकेशन प्रोडक्शन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी फॉर एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन, अच्छा थिएटर एजुकेशन, प्रोडक्शन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। तो हम ही एक संस्था है जो यहाँ पर हिंदी नाटक कर रहे हैं और हिंदी रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले 2016 के बाद से हमने काफी गतिविधियों को 2019 तक, मतलब कोविड-19 तक काफी थिएटर किया, मंच किया और काफी सारे शोज करे। और उसके बाद 2020 और 21 में बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई। और हाँ, 21 के आखिरी से लेकर और अब तक काफी मंचन हो चुके हैं नाटकों के जी, और हो भी रहे हैं। और हम लोग जितना हो सकता है कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए हमने एक कुंवर शूरवीर सिंह स्मृति नाट्य महोत्सव भी शुरू किया है, जिसका इस वर्ष दूसरा साल था। पिछले साल हमने 6 नाटकों का मंचन करवाया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से भी टीमें आई थी। और इस वर्ष भी हमने 3 नाटकों का मंचन किया है। जी सर। और अगले वर्ष से लगता है कि ये स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि शहर में एक नए ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है जी। उससे काफी बल मिलेगा नए नाटकों को करने में। अच्छा सर, ये कौन से समारोह आपने नाम बताया? यह है कुंवर शूरवीर सिंह स्मृति नाट्य महोत्सव। कुंवर दरअसल हाँ, शूरवीर सिंह जी स्मृति नाट्य महोत्सव। जी सर। आप नाहन की बात कर रहे हैं सर? जी, मैं नाहन और जिला की भी बात कर रहा हूँ। मैंने जिला में भी बताया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिला में एक ही टीम है जो इस वक्त हिंदी रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई। सिरमौर जिला? और कोई टीम पूरा जिला में? हाँ, सिरमौर ना सर? जी, सिरमौर जी सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो आपने सिरमौर जिला की बात की, क्या वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रंगमंच की स्थिति के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? पूरे हिमाचल प्रदेश? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे में ऐसा था कि कुछ समय तो स्थिति बीच में तो बहुत अच्छी नहीं थी। पर हाँ, कुल्लू जिला में केहर सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कौन सर? केहर सिंह ठाकुर जी। हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने काफी समय से लगातार सक्रिय काम किया, चाहे जिस भी स्तर पे हो, स्कूली स्तर पे भी हो और बड़े स्तर पे भी। उसके बाद लगभग बाकी 2015 से पहले लगभग बाकी सारे ही जिलों में थोड़ी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पर पिछले कुछ समय से खासकर नाहन जो जिला सिरमौर है, वहाँ पर, कुछ सोलन जिला में और शिमला में अब फिर से कुछ संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। मंडी में पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिला मंडी में, वहाँ काफी कम हो गया है, पर हाँ हो रहा है अभी भी। और बिलासपुर में 1-2 रंगकर्मी है जो कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हो रहा है। 4 या 5 जिले ही हैं पूरे राज्य में, 12 में से, जहाँ पर रंगमंच होता है। जी सर। ऐसा क्यों सर? जी, ऐसा क्यों है सर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो व्यावसायिक तौर पे भी बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं ले पा रहे हैं। जी, ठीक है। सबको अपना रोजगार का भी एक समस्या है। दूसरा, अवेयरनेस उतने ही है कि इसके बाद क्या किया जाना चाहिए या किस तरह से है। और हर जगह का एक माहौल होता है, वो वहाँ का वातावरण बन पाता है। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एक समय पर मंडी में हुआ करता था, फिर धीरे धीरे वो सारा बंद हो गया एक समय पे कुछ सालों के लिए।
अब धीरे धीरे दोबारा हमारे शहर की भी यही स्थिति थी बीच में, लगभग 2008-9 के बाद से लेकर 2015 तक बहुत ज्यादा नहीं हुआ वहाँ पे, यदा कदा कोई नाटक हो जाते थे। तो सबकी अपनी, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की समस्या ही है जी। क्योंकि छोटे शहरों से निकल के वहाँ उतने एक्सपोजर नहीं होते, तो बाहर जाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये स्थिति सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जो कर पाते हैं वो रुके रहते हैं और जो नहीं कर पाते वो छोड़ देते हैं। फिर नए लोगों का आना, दोबारा से वो टीम्स बनना, ये सारी प्रक्रिया लंबी चलती है, जिसका ये सब रंग मंच ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे ऐसा है कि स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लेखिकाएं अगर हैं वो लिख रही हैं, ऐसा है कुछ? लेखिकाएं तो बहुत ज्यादा अभी तक मेरे उसमें नहीं आई हैं। उपन्यासकार एक मैंने जिनका नाम सुना है, प्रॉमिल ठाकुर करके है मंडी से, उनका नाम मैंने सुना है। उनकी कुछ लिखती है वो, बहुत अच्छा लिखती है। उन्होंने कुछ अपनी उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं जी। तो एक उनका नाम मेरे जहन में अभी तक आया है। क्या है, क्या नाम बताया था सर? प्रॉमिल ठाकुर। प्रॉमिल ठाकुर। जी 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 सर। और ये महिला प्रधान मुद्दों पर भी लिखती है, तो ऐसा है। अच्छा सर, वहाँ पे ऐसे कौन कौन से पुरुष निर्देशक हैं उधर जो कि हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं? देखिए अभी तो मैं कई सारों का नाम लूंगा। जैसे आप जिला कुल्लू में केहर सिंह ठाकुर का मैंने आपको नाम लिखवाया है। सर क्या जिला? कुल्लू में कुल्लू, जी सर। हाँ, केहर सिंह ठाकुर है जी। कुल्लू में भी। अभी पहले जिला सोलन में थे हितेश भार्गव, वो भी बीच बीच में अपने नाटक करते रहते हैं। क्या क्या नाम जी? हितेश भार्गव। अच्छा, हितेश भार्गव जी। ये कहाँ पे सर? शिमला? ये जिला सोलन में अभी तक किया करते थे। जिला सोलन से आप संजीव अरोड़ा और हितेश भार्गव दोनों का नाम लिख सकते हैं। जी सर। और कोई सर? और जिला सिरमौर में जो मेरे उसमें है, मेरी टीम में ही वसीम खान है, वो काम कर रहे हैं जी। और शिमला में केदार ठाकुर है। अच्छा। हाँ, केदार ठाकुर है। एक अपने अजय शर्मा है। आदेश और शर्मा। हाँ, और वहाँ पर दयाल प्रसाद है। ये लोगों के अभी, क्योंकि शिमला में अभी गेटी थिएटर उसका सोसाइटी का जो गठन हुआ उसके बाद से थोड़े सक्रिय हो गए हैं शिमला में भी रंगकर्मी। जी। तो और एक अभिषेक डोगरा है, वो बिलासपुर में है। और मंडी में अपने मंजीत है और इंद्रपाल इंदू है। ये पहले किया करते थे, अभी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर मंडी में कौन इन्होंने योगदान काफी। मंडी में इंद्रपाल इंदू, जी सर। और ये अपने रामपाल मलिक, जी सर। और जीत मन्ना, जी सर। हाँ, मंजीत मन्ना। अच्छा, मंजीत मन्ना। एक अभी वहाँ पर है, वो अपने स्तर पे गांव में करते हैं, दीप कुमार नाम है इनका। ये मंडी में ही? हाँ, मंडी में ही है। और मंडी से बाहर निकल गए रिपेट्री की एक वहाँ पर है दक्षा शर्मा। हाँ, अभी वो भी मंडी से है, बट वो ज्यादातर दिल्ली और बाहर ही काम करती हैं, पर वो रहने वाली मंडी की ही है। और एनएसडी की रिपेट्री में भी रही है वो। अच्छा, एनएसडी रिपेट्री में रही हैं। हाँ, काफी साल। ये सुकुमार टूडू जी की धर्मपत्नी है। जी सर। जी। अच्छा सर, यहाँ पे पुरुष निर्देशक हैं कोई जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये सभी है, स्त्री वालों पे कर रहे हैं। हम लोगों के भी जो 2-3 नाटक रहे हैं उसमें स्त्री प्रधान थे हमारे, उसमें है। इवन अपने ये जो केहर है ये भी करते हैं, और सोलन से संजीव अरोड़ा है, ये भी ऐसे नाटक उठाते हैं जिसमें स्त्री प्रधान मुद्दे रहते हैं। इनके कुछ नाटक देखे हैं कि कोई वो तो उन नाटकों में थे ये मुद्दे जुड़े हुए, जो स्त्रियों से जुड़े हुए मुद्दे बताते हैं। जी सर। अच्छा सर, यहाँ ये बताइए, वहाँ पे एक्ट्रेस, और जैसे कि एक तो है कि मेन फ्रंट में एक्ट्रेस
की समस्या अब है कि नहीं है, और बैक स्टेज में एक्ट्रेस यानी लड़कियां आ रही कि नहीं, क्या स्थिति है सर वहाँ ये की? हाँ, ये कमाल कमाल का क्वेश्चन है। आप भी शायद जब्बा होगा आपको भी शायद। मेरी जो टीम है स्टेप को जी। नाहान, ये ऐसी टीम है, सबको लड़कियों की समस्याएं होती है, मुझे लड़कों की समस्याएं हैं। अच्छा। मेरी टीम में इतनी ज्यादा लड़कियां हैं कि मुझे लड़के ढूंढने पड़ते हैं। मेरे पास शायद 4 या 5 लड़के होंगे और लगभग 15 के आसपास लड़कियां होंगी टीम। तो मुझे ये दिक्कत तो बिल्कुल मेरे शहर में तो बिल्कुल नहीं है जी। और कि लड़कियों की समस्या है, ऐसा नहीं है। काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और आप मेरे जितने भी फेस्टिवल होते हैं या कोई भी काम होता है तो बैक स्टेज के सारे काम बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ लड़कियां करती हैं वो। क्योंकि जब आपकी टीम में इतनी सारी लड़कियां होगी तो आप सिर्फ लड़कों पर डिपेंड तो रह नहीं सकते, आपसे वो उनसे भी काम करवाना है और वो काम करती भी है। तो पिछले वर्ष कुछ एक लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर भी उस टीम के बारे में लिखा कि मैंने ऐसी टीम नहीं देखी जिसमें लड़कियां ज्यादा, लड़कियां ऐसे इतने बढ़ चढ़कर भाग ले रही है इस तरह से। बाकी जगहें भी हैं पर वो उतनी बड़ी संख्या में लड़कियां नहीं है। 2, 3, 4 लड़कियां तो ऑलमोस्ट आजकल है ही। और ये खासकर जब से ये वेब सीरीज का और ओटीटी का प्लेटफॉर्म आया तो हर कोई सीखना चाहता है जी। वो एक जरिया बनाया हुआ है सबने वहां जाने के लिए और उस सुविधा को सीखने के लिए, तो थिएटर में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, ये भी एक रीजन है कि लड़कियां आ रही हैं? हाँ, ये भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन है कि उन्हें देखिए, या तो एनएसडी जाना, जैसे मैंने अभी बताया कि संजीव अरोड़ा है सोलन से, उनकी टीम की लड़कियां हैं, वो आज मुंबई में अच्छा काम कर रही हैं जी। ठीक है, 3-4 लड़कियां हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी टीम की भी एक लड़की है जो सीरियल्स में भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो जी। पंजाबी में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी दंगल टीवी पे दालचीनी में काफी रोल है उसका, ये पंजाबी का एक छोटी जेठानी उसमें रोल कर रही है वो। तो यहाँ से वो थिएटर से गई, वो एक्सपोजर उनको मिला, उसकी बदौलत वो ये काम कर रही है। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए, महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच की स्थिति में क्या बदलाव आया है उधर, ऐसा कुछ है? देखिए, मेरे यहाँ पर महिला निर्देशक आप नहीं कर सकते, पर हाँ, सह निर्देशक की भूमिका में एक फरजाना सैयद है और काफी वरिष्ठ है थिएटर एक्टर, तो वो करवाती है थोड़ा काम। पर अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा नाटक करवाए हुए हों, तो ये तो है। पर ये थोड़ा सा एक फायदा मिल जाता है इसमें, जब आप महिला निर्देशक होती है तो परिवारजन भी जो है थोड़ा सा भरोसा करते हैं अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को भेजने में जी। तो ये एक फायदा तो होता है कहीं ना कहीं, एक परिवार वालों का भी एक कॉन्फिडेंस और एक विश्वास बनता है जी। ये तो होता है। तो महिला निर्देशक उधर हिमाचल में और आपके क्षेत्र में न के बराबर हैं कि बस आपके क्षेत्र में और हैं? मेरे क्षेत्र में अभी ना के बराबर है। सिर्फ मैं दक्षा को जानता हूँ, दक्षा शर्मा जो मैंने बताया, वो पूरे राज्य में मुझे वो एक आरती ठाकुर है, वो कुल्लू में ही है, वो भी केहर जी की टीम से निकली है, तो वो नाटक करवाती हैं जी। आरती ठाकुर और दक्षा शर्मा, यही दो हैं बस? हाँ, दक्षा शर्मा मैंने अभी तक जो थोड़ा एक्टिव उसमें है, यही नाम सुने। और एक केहर जी की धर्मपत्नी है मीनाक्षी ठाकुर, वो भी थोड़ा करवाती हैं काम, उनके भी कुछ नाटक होते हैं। तो ये 2-3 है जो कुल्लू जिला और मंडी में। हमारे उसमें नहीं है जी। कोई भी महिला इस वक्त निर्देशक जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन दिखाई देता है आपको, कथानक कहानियों में? देखिए, उनके जो काम करने का तरीका है, ये तो मैंने नोट किया है कि वो सिंसियरली तो काम करती ही है जी। और सीरियस उनका वो होता है जो भी काम करने का तरीका होता है जी। बाकी क्योंकि अनुभव मेरा इतना नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी क्लोजली कैसे निर्देशकों को नहीं वो देखा है। ये बेहतर स्थिति वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने महिला निर्देशकों के, जैसे केहर ठाकुर आपको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी निर्देशक है और उनकी टीम से कुछ कलाकार निकल के वो भी महिला निर्देशक है, तो वो स्थिति पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे।
क्योंकि मेरे आसपास काफी संख्या में महिलाएं हैं कलाकार के तौर पे, पर निर्देशक के तौर पे अभी नहीं है। अच्छा सर, अच्छा पुरुष और महिलाओं के नाटकों के कथ्यों में आपको कोई फर्क समझ में आता है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, देखिए अभी तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है फर्क, क्योंकि हम लोग भी जो नाटक उठाते हैं महिला का दान उठाते हैं, और वो भी है महिला का दान। बहुत ज्यादा फर्क मुझे तो कोई ऐसा नहीं आता कि भाई इसके अंदर कोई बहुत फर्क होगा या बहुत ज्यादा वो होगा। और बाकी अनुभव के हिसाब से दोनों के कथ्यों में हो सकता है फर्क, पर मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती ये चीज। अच्छा सर, वहाँ रंगमंच में सरकार की क्या भूमिका है? सरकार कोई भूमिका निभा रही है? पॉइंट वाइज अगर बता देते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि सरकार अभी जो हिमाचल प्रदेश में कुछ साल से क्या है, रंगमंच के लिए ही कहें या आप सारी कलाओं के लिए कहें, पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में ऑडिटोरियम्स का निर्माण हो रहा है जी हर जिला में एक, जी। और जिसके लिए अच्छा खासा बजट कुछ बन चुके हैं, जिसमें से कुछ बन चुका है, जैसे कुल्लू में बन चुका है, मंडी में बन चुका है, बिलासपुर में बन गया, सोलन में, 4 जिला में तो लगभग बन गया है, हमारे जिला में लगभग फिनिशिंग पे चला हुआ है। तो उसको बनने के बाद तो ऑब्वियस है कि इसमें ये सरकार का सराहनीय कदम है कि नाटकों के स्तर में, क्योंकि अभी हम हॉल में जाके काम कर रहे हैं, तो हॉल में आपको लाइट भी लगानी है, अपनी सब कुछ पूरा सेटअप, उसके ट्रस भी लगानी है और चेयर्स भी लगानी है। तो एक तो वो है, दूसरा बजट के ऊपर, साल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भाषा विभाग के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कभी कभी आपको उसमें मदद मिल जाती है, 15-20 हजार की, 25,000 रुपए की, ऐसी मदद आपको कभी कभी मिल जाती है, पर वो ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर मिलेगी, तो वो आपको एक नाटक या 2 नाटक के लिए मिल जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस स्तर पे ही, और ये कलाकारों के लिए थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, इसका अमाउंट भी बढ़ना चाहिए, और साल में ज्यादा उसकी मदद, ये प्रदेश सरकार के लिए मैं गया। बाकी केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर वो किसको मिले ना मिले, कैसे भरना है, कैसे करना है, वो एक अलग विषय है जी। तो और जैसे केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से रिपेटरी फंड नहीं मिलता सर कुछ? नहीं, रिपेटरी फंड कुछ नहीं है, वो तो एनएचडी से ही रिपेटरी फंड होता है। तो वो मिलता है सर? एनएचडी से मिलता है रिपेटरी फंड? रिपेटरी फंड मिलता है, पर नहीं, हमें नहीं मिला, हमने इस बार पहली बार अप्लाई किया है। जी। और लोगों को जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, वैसे हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की अपेक्षा में बहुत कम है। अच्छा। आप मानिए, देखिए कि आप पूरे हिमाचल प्रदेश में शायद 5 या 6 रिपेटरी हो जी। और जबकि और जगह पे देखा तो भोपाल शहर में ही मैं बात करूं तो भोपाल शहर में कम से कम 100 के ऊपर रिपेटरी होगी, 100 के आसपास। जी। तो यहाँ पूरे राज्य में 4-5 होगी। ये जी सर। तो ये फर्क तो है। और कोई फेस्टिवल ग्रांट और ये सब गुरु और होती से गुरु शिष्य परंपरा वाली इस बार हमने पहली बार भरी है जी। और देखते हैं क्या रहता है इसका रिजल्ट। और पहली बार ही हमने प्रोडक्शन ग्रांट भी इस बार अप्लाई किया है और उसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं। जी। होती है और पर अभी इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है और ये सबके बस की बात नहीं है कि उसको पूरा किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन प्रोसेस होता है ये सब सीखना जी। तो ये तो है, इसको थोड़ा आसान बनाना चाहिए सरकार को या थोड़ा पेपरलेस कर देना चाहिए। इसमें पेपर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बस ये मेरा सरकार से थोड़ा आग्रह रहता है। अच्छा, रेपेटरी ग्रांट जितने भी ग्रांट हैं उन सब के लिए ना, आप यही बताना चाह रहे हैं ना? जी हाँ, सारी ग्रांट के लिए थोड़ा जो पेपर वर्क है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, क्योंकि इतने सारे पेपर 2-2, 300, 400 पेपर की आपकी वो बनती है, एक रिपोर्ट या एक प्रोजेक्ट बनता है। तो अगर आपने साल में 2-3-4 प्रोजेक्ट भी भर लिए जी तो आपके 1000-1200 पेपर का प्रिंटिंग ये वो सब बहुत ज्यादा किसी के लिए भी भार हो जाता है संस्था के लिए। फिर उसके बाद दिल्ली आकर उसको जमा कराना या फिर आप बाय पोस्ट भी भेजेंगे या फिर आपको मीटिंग के लिए भी आना, तो वो भी काफी एक महंगा सौदा हो जाता है। जी। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? देखिए गवर्नमेंट से
ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने रंगमंच को भी शामिल किया है जी। अब उसको किस तरह उसको चाहते हैं हम कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि रंगमंच से जुड़े कलाकार, देखिए सारे तो नहीं जाके मुंबई में या वहाँ एक्टर बन सकते 100%, पर जो बच्चे हैं या जो कर पाए वो बतौर शिक्षक स्कूलों में पढ़ा पाए तो ताकि उनके रोजगार के थोड़े अवसर खुले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए। एक दूसरा, प्रत्येक शहर में सुविधाएं बढ़ाई जाए। सरकारी जितने भी सभागार हैं या जितने भी ऑडिटोरियम हैं उनके किराए बहुत ज्यादा हैं, वो सफेद हाथी बने पड़े हैं जी। तो 25-30 हजार 35 हजार से लेके 50-50 हजार रुपए उनके किराए हैं एक दिन के ऑडिटोरियम तो ऐसे ऑडिटोरियम के किराए, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। आप कैसे मंचन करोगे उसका जी। तो ये थोड़ा सा है। और बाकी ये जो नाटक की जो हेल्प है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और इसके तरीके थोड़े यूजर फ्रेंडली और सरल किए जाएं। अच्छा, तो यही सरकार से है हमारी। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक और बात है कि जो रेलवे रियायतें बंद कर दी गई है 2020 में सरकार ने, जिसके लिए क्या है कि रंगकर्मी इधर से उधर आयोजनों में जा सकते थे जी, और उसके लिए उनको रियायत मिलती थी, वो बंद कर दिया। पिछले 4 साल से वो ऑलमोस्ट बड़ी बंद पड़ी है, तो वो जाना ही मुश्किल हो गया है। मान लीजिए कि आपको अपने 15 लोगों की टीम लेके बिहार में नाटक करने जाना है जी। पहले आप उसी टीम को आप जहाँ 10,000 में लेके जा सकते थे, आज आप 40,000 में लेके जाओगे जी। तो 40,000 में वहाँ नाटक करने कैसे जाएगा किसी भी आयोजन में या किसी भी फेस्टिवल में जी। तो ये बहुत आग्रह है हमारा सरकार से, अगर पहुंच पाए हम तक इस तरह एक बात। हम लोग बीच बीच में आंदोलन या सरकार के को अपनी बात पहुंचाते रहते हैं ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के माध्यम से। अच्छा सर, रिहर्सल के लिए प्लेसेस हैं सर? नहीं, रिहर्सल के लिए स्पेसेस का तो दिक्कत है, या तो ये घर में या कहीं अपने आसपास में ऐसे कोई स्कूल है उससे रिक्वेस्ट करके कभी आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको वो जगह मिल जाती है, नहीं तो ज्यादातर वो पार्क में या किसी की पर्सनल स्पेस में ही होता है। तो वो नहीं है अभी तक। 7-8 साल से तो मेरे घर पे ही वो रिहर्सल हो रही है, या बीच में कभी किसी से रिक्वेस्ट करके बाहर प्रांगण में कोई जगह मिल गई, कोई स्टेज मिल गया खुले में तो वो मिल जाता है, पर ये हमेशा नहीं हो पाता। अब आप हमारे इलाके में या हमारे जगहों पे या शिमला या और जगहों पे तो सर्दियों में माइनस में टेम्परेचर हो जाता है जी। तो वहाँ बाहर के नाटक ये करना और फिर बारिशों के दौरान बाहर रिहर्सल करना मुश्किल है। तो ये बड़ी समस्या है रिहर्सल स्पेस की, और यही नहीं हर जगह पे ही है वो। अच्छा सर, वहाँ पे हिंदी रंगमंच की कोई ताकत दिखती है जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच अभी वहाँ पे सरवाइव कर रहा है और बढ़ रहा? तो ये देखिए बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है आप क्वालिटी अपने दर्शकों को कैसे देते हो जी। तो अच्छी क्वालिटी दोगे तो दर्शक देखने भी आएगा, उनको खींच कर आप लाओगे भी जी। और यदि तो दर्शकों को अच्छी एक क्वालिटी नहीं देते तो फिर बहुत मुश्किल है बाकी सारी चीजें। तो हिंदी रंगमंच को मजबूत करने के लिए स्टेप उसकी वो करने अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, फिर दर्शक आपने बनाने पड़ेंगे और आपके दर्शक आपका नाटक देखने भी आएंगे। तो उसकी तो ही होती अच्छा नाटक, अच्छी चीज, अच्छा प्रोडक्ट दर्शकों को दे। जी सर। अच्छा सर, अंतिम प्रश्न है, पहले के रंगमंच की अपेक्षा अब के रंगमंच में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं आपके अनुसार, जैसे तकनीकी पक्ष में? जी देखिए, टेक्निकली जो सबसे ज्यादा चीजें आई हैं मैं 2-3-4 चीजें, अगर आप पहले जो लाइट्स होती थी अब जो लाइट्स हैं उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, उसके इस्तेमाल में बहुत फर्क है। पहले आपके बल्ब वाले वो आते थे, अभी एलईडी आ गई है जिनकी पावर ज्यादा है, जो कम लाइट खाती हैं और जिनका इस्तेमाल आसान है। फिर आजकल जो रंग बढ़ गए हैं, पहले आप पेपर लगाते थे लाइट्स के आगे,
कि आजकल आपकी एलईडी कलरफुल एलईडीज आ गई हैं, उससे आप एम्बियंस और एक वातावरण मंच के ऊपर और बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आप धुआं या कोई ऐसी वो दिखाने के लिए स्मोक गन्स यूज होती है, तो ऐसा आपके स्टेज में काफी वेरिएशन है। और संगीत आपका पहले क्या था, आपको ज्यादातर लाइव या तो करवाना पड़ता था, ठीक है, या फिर वहां पर कैसेट वाला होता था, वो जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता था। तो कंप्यूटर पे आप किसी भी तरह का कभी भी कहीं का भी म्यूजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसा भी एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो उसको अच्छा बनाने के लिए। तो बिल्कुल काफी चीजें चेंज हुई हैं मंच पर, और थोड़ा सा पहले के मुकाबले चीजों को अरेंज करना थोड़ा आसान हो गया है तकनीकी तौर पर। मतलब रिकॉर्डेड म्यूजिक अब इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, आप ये बोल रहे हैं, और लाइव रिकॉर्डेड म्यूजिक का इस्तेमाल, क्योंकि देखिए इसके अंदर समस्या सबसे बड़ी क्या है कि आपको लाइव म्यूजिक में आपको जो संगीत के विशेषज्ञ है उनको लाना भी पड़ता है, उनका खर्च भी होता है, उनको आपको पैसा भी देना पड़ेगा। तो लाइव का फायदा तो है, पर यदि आपके पास आर्थिक रूप से आप सक्षम है उनको लेके आने के लिए, पर अब क्या है कि अब आपके पास कोई भी किसी भी जगह पर हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब से या बाकी जगहों से कहीं से भी म्यूजिक उस वातावरण को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जी सर। और लाइटिंग का भी है कि आजकल जो लाइट पहले बहुत महंगी आती थी, आज 2,000 रुपए 3,000 रुपए में आपका अच्छा काम चल जाता है। जो आजकल DMX भी आ रहे हैं और साथ में उसके एलईडी लाइट आ रही है एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, वो 8-10 हज़ार रुपए में आपका काम चल जाता है, आपका एक प्रोडक्शन थोड़ी ठीक हो जाती है। जी। नहीं तो एक समय वो भी था, मैं आपको बताऊं कि हमने जो पेंट के डब्बे होते हैं, पेंट के डब्बों के अंदर सिल्वर फॉयल लगा के और एलईडी बल्ब लगा के उस पे भी नाटक किए। जी। ठीक है, और जो कंट्रोलर होते थे और वो जो रेगुलेटर होते हैं पंखों के, उनसे आप कंसोल बनाते थे, डिमर बनाते थे। तो एक समय वो भी था कि आप बजट के हिसाब से, आज ये है कि आप को वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है चीजें। ये बदलाव तो आए हैं, टेक्निकली ये बदलाव तो आए। जी सर। जी। अच्छा, मंचन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? मंचन के क्षेत्र में देखिए एक सबसे बड़ा जो आया है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्क्रिप्ट का मिलना वो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। एक सब आपको हर चीज के लिए अपनी किताब, आजकल क्या है कि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आपस में स्क्रिप्ट को, PDF को एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। तो उस वजह से उनको आसानी होगी, लोग नए नाटक पढ़ रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे लोगों के मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले क्या यथार्थवादी नाटक ज्यादा हुआ करते थे जी। पर आजकल क्या है, कुछ नए प्रायोगिक नाटक हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाटक भी लोग कर रहे हैं जी। उसमें नए नए चेंजेस भी हो रहे हैं, मंचन में भी हो रहा है। थोड़ा लाउड से थोड़ा सा वो कम हुआ है, पहले थोड़ी सी कई जगहों पर एक्टिंग आपकी लाउड हो जाती थी, उसके भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि बहुत सारे रंगकर्मी ये सोचते हैं कि हमें अब टीवी की तरफ भी जाना है, तो हम ज्यादा लाउड एक्टिंग करेंगे तो फिर वो हमको वहाँ काम नहीं मिलेगा कैमरा में। तो उन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल भी बहुत लोगों ने थोड़ा सटल वे में कर दिया है जी। तो ये थोड़े फर्क आए हैं उसके साथ। अच्छा सर, कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अगर वहाँ पे रंगमंच में कुछ एक्सपेरिमेंट? अब तो टेक्निक्स यूज, जैसे टेक्निक्स में क्या है, डिवाइसेस का बहुत यूज होने लग गया है। अब देखिए कि कोई ना कोई जैसे रस्सी है, या आप पहले सेट लगाते थे पूरा का पूरा, तो कुछ लोग क्या है कि ऐसे भी करते हैं कि वो उसी रस्सी से या वो एक ही बांस के एक ही डंडे से उसका दरवाजे में भी इस्तेमाल कर लेंगे, उसका पेड़ की तरह भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, उसको बाकी कुछ और उसका चीज बन भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी से या एक चीज से ही वो उसको दर्शा रही है। पर पहले क्या होता था, पहले थोड़े से सेट लाउड लगते थे, अगर आपको घर चाहिए, घर का पूरा बैकग्राउंड वो बनेगा, अभी भी करते हैं लोग, पर वो पैसा बचाने के कारण भी लोगों ने अपना जो प्रयोग है वो करना शुरू कर दिया।
जैसे एक समय पे हमने अपना एक नाटक किया था काल चक्र के नाम से। जी अब यदि आप चाहो तो उस नाटक को आप रियलिस्टिक में कर सकते थे, बट हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट में किया। अब उसमें क्या है, हमने सिर्फ धोती और डंडों का इस्तेमाल किया जी और शॉल का इस्तेमाल, ये 3 चीजें थी। अब उसी शॉल से हम मंदिर भी बना देते थे, उसी डंडों से हम अर्थी भी बना देते थे, उससे हम गांव भी बना देते, बैलगाड़ी बना देते, सब बना देते थे। और कुछ भी आपको सामान ले जाने की, कहीं भी दूर दूर तक जाना है, उसके लिए इतना भारी सेट, ये सब। तो भारी सेट ट्रेवल करते समय प्रॉपर्टीज खो जाने ने भी प्रयोगों को एक वो किया है, और वो समय समय पर प्रयोग सब लोग करते रहते हैं। और नए नए प्रयोग आज भी कर रहे हैं लोग थिएटर में। जी सर। अच्छा सर, अंतिम है ये कि संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग को आप कैसे देखते हैं, क्या वहाँ हो रहा है ऐसा? तो देखिए, वो मेरे मानना है कि मूड आपका जैसे, पर इसमें संगीत का बहुत बड़ा हेल्प है। ठीक है, संगीत संवेदना को उभारने में, लाइट संगीत में उसको उभारने में तकनीकी तौर पर बहुत मदद करती है। अच्छा। तो म्यूजिक भी जो है वो जैसे राग बेस आप निकाल सकते हो। अब आजकल क्या है, आपको पता है कि ये एक करुण रस का एक सीन है, और आपने YouTube पे जाके मियाँ की तोड़ी का एक ऊपर है, वो आपको सैड सॉन्ग या लिख देना ऊपर की सैड म्यूजिक, तो आपको सैड म्यूजिक निकाल के देगा। आप आराम से उठा के बड़े से बड़े संगीत या म्यूजिशियन का वो अलाप वहां पर लगा दीजिए उस संगीत में, रिकॉर्डेड में। तो वो जब उनको सुनेगा और दोनों को सुनेगा तो वो ज्यादा संवेदना है और ज्यादा मतलब उस पे दर्शकों तक पहुंचेगी वो आपकी बात। और जी पहले अगर आप इसी चीज के लिए करना चाहो तो फिर आप क्योंकि मुझे अगर सारंगी का उस वक्त म्यूजिक चाहिए तो मैं कहाँ सारंगी बजाने वाला गाँव में ढूंढता फिरूँ, जी फ्लूट वाले को कहाँ वो ढूंढता फिरूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो ये तकनीक ने थोड़ा सा इस मामले में हेल्प किया है, उस सीन को इनहेंस करने में या उसको बढ़ाने में मदद जरूर करता है। सर, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त मुझे दिया। अभी हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के नाहन के श्री रजित सिंह कंवर सर से। सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती वक्त हमें दिया, और सर का इसके लिए बहुत बहुत आभार।